हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे बाप शेर तो बेटा सावा शेर का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। सांप के बच्चे भी रेंगकर अपने बिल में घुस गए। कुछ ही देर बाद बिल से एक नागिन लहराती हुई बाहर निकली। वह किरोड़ी वल्लभ के पास आकर बोली, तुमने नेवले से मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस लौटा दूंगी। मेरा खजाना? हाँ, तुम्हारा खजाना। पास के ही खंडहरों में तुम्हारा खजाना दबा पड़ा है। उस खजाने को केवल तुम ही ले सकते हो और किसी के हाथ का स्पर्श पाते ही वो खजाना जलकर राख हो जाएगा। नागिन, खजाना मेरा कैसे है? क्या इस विषय में मुझे कुछ बताओगी? सुनो, पिछले जन्म में तुम एक प्रतापी राजा थे। एक बार तुम्हारा नन्हा पुत्र महल के उद्यान में सोया हुआ था। उसके कोमल चेहरे पर धूप पड़ रही थी। मेरे पति नागराज ने राजकुमार को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर अपना फन फैला दिया। तभी तुम वहां से गुजरे। नागराज को गलत समझकर तुमने तलवार के एक ही वार से उनके दो टुकड़े कर दिए। यह देखकर मैं बहुत दुखी हो उठी। तुम एक दयालु राजा थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा अनिष्ट करना तो ठीक नहीं समझा, पर मैंने तुम्हारे खजाने पर अपने संगी साथियों को लेकर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद धन के अभाव में तुम्हारे पड़ोसी राजा ने तुम्हें युद्ध में हराकर मार दिया और मेरी मनचाही हो गई। पर आज नेवले से मेरे बच्चे की रक्षा करके तुमने मुझ पर एहसान कर दिया है। अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। पर वो खजाना है कहाँ? तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें खजाने का रास्ता दिखाती हूँ। कहकर नागिन आगे बढ़ चली। तब किरोड़ी वल्लभ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। शीघ्र ही दोनों एक खंडहर के समीप जा पहुंचे। फुस, नागिन के फुस से पत्थरों के बीच रास्ता बन गया। यही खजाने का रास्ता है, आओ मेरे साथ। किरोड़ी वल्लभ सीढ़ियां उतरकर नागिन के साथ खजाने में पहुंचा। इतनी दौलत! शीघ्र ही खजाने की रक्षा करते अनगिनत सांपों ने उसे घेर लिया। यह देखकर नागिन ने सांपों से कहा, कोई भी किरोड़ी वल्लभ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह खजाना इनका है। आज से इस खजाने को मैं इन्हें सौंप रही हूँ। नागिन का कथन सुनते ही सारे नाग चुपचाप खंडहर से बाहर चले गए। तब किरोड़ी वल्लभ ने नागिन से कहा, नागिन, इस समय तो मैं आवश्यक कार्य से प्रशांत नगर जा रहा हूँ। वहां से वापस लौटते समय ही मैं खजाने को यहाँ से ले जाऊंगा। मेरे पास लौटने तक तुम्हें इस खजाने की और रक्षा करनी होगी, ठीक है? तब नागिन से विदा ले किरोड़ी वल्लभ पुनः प्रशांत नगर की ओर चल दिया। इसे कहते हैं किस्मत। एक तो झटके में किस्मत ने मुझे खजाने का मालिक बना दिया। जल्दी ही वह प्रशांत नगर जा पहुंचा। लगता है यह सभी ज्योतिष ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज दरबार की ओर ही जा रहे हैं। मुझे भी इनके पीछे पीछे महल की ओर चलना चाहिए। अन्य ज्योतिषियों के साथ किरोड़ी वल्लभ भी राज दरबार में जा पहुंचा। तब सभी ज्योतिषियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो राजा महिपाल ने घोषणा की, हम सभी लोग जानते हैं कि यह ज्योतिष सम्मेलन हमने क्यों बुलाया है। आप सभी विद्वान हैं, ज्योतिष से गणना करके बताएं कि राज्य में कब वर्षा कब होगी। सही भविष्यवाणी करने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। गणना करके एक ज्योतिष ने घोषणा की, महाराज, वर्षा का योग तो है ही नहीं। ओह! महिपाल बुरी तरह परेशान हो उठा। तब एक अधेड़ ज्योतिष ने उठकर महिपाल से कहा, महाराज घबराइए नहीं, मेरी गणना के अनुसार आज शाम 5:10 पर वर्षा होने का योग्य है। अच्छा? किरोड़ी वल्लभ भी अपनी गणना पूरी कर चुका था। वह तुरंत अपने स्थान से उठकर राजा महिपाल से बोला, महाराज, वर्षा 5:10 पर नहीं अपितु 5:15 पर होगी। किरोड़ी वल्लभ का कथन सुनकर अधेड़ ज्योतिष का मुंह लाल हो गया। वह तीखी आवाज में उसे बोला, तू कल का छोकरा हमारी गणना में दोष निकालता है। अरे, मैं तो वर्षा होने के साथ साथ एक दावा और भी करता हूँ। वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ेंगे। एक एक ओला 50-50 ग्राम का होगा। आपका यह कहना तो ठीक है कि वर्षा के साथ ओले भी पड़ेंगे, पर यह कहना गलत है कि ओला एक एक छटाक के होंगे। ओला एक एक छटाक के ना होकर उससे कुछ कम के होंगे। ठीक है, ऐसा ही सही। इस समय 4 बजे हैं। 5:10 पर स्वयं ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन गलत है कौन सही। लेकिन आकाश में चमकता सूर्य तो आग उगल रहा है। आकाश में बादल नाम मात्र को भी नहीं है। फिर वर्षा कैसे होगी? राजन, वर्षा होगी, अवश्य होगी। तब किरोड़ी वल्लभ और अधेड़ ज्योतिष के कहने पर महिपाल सहित सब लोग उठकर बाहर खुले मैदान में आ गए। महाराज, यहीं पर रुककर हमें वर्षा की प्रतीक्षा करनी है। ठीक 5 बजे पता नहीं कहाँ से आकर आकाश में काली घटाएं छा गई। चमत्कार! दोनों ज्योतिषियों का कथन सही निकला। अब देखना यह है कि वर्षा 5:10 पर होगी या 5:15 पर।
धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए पर धरती पर वर्षा की एक भी बूंद ना पड़ी। यह देखकर अधेड़ ज्योतिष चौंका। यह क्या, वर्षा क्यों नहीं हुई? आज से पहले तो मेरी गणना कभी झूठी नहीं हुई, फिर आज यह अनहोनी क्यों? जैसे ही 5:15 हुए, वर्षा की झड़ी लग गई। ओह, आखिर वर्षा हो ही गई। युवा ज्योतिष की भविष्यवाणी अरस्य सत्य निकली। तभी वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। यह भी भविष्यवाणी सच हो गई। अब इन ओलों को तुलवा कर देखा जाए कि इनका वजन कितना है। राजा महिपाल के आदेश पर एक सेवक दौड़कर तराजू ले आया। उसने तराजू में रखकर एक एक करके कई ओले तोले। महाराज, कोई भी ओला पूरी छटाक का नहीं है। कोई तो मारो मारो मासों कम है, तो कोई 3 मासों कम है। आश्चर्य है, युवा ज्योतिष की दूसरी भविष्यवाणी भी अक्षय सत्य निकली। अधेर ज्योतिष का चेहरा हार से पीला पड़ गया। आज मैं एक युवक से ज्योतिष विद्या में हार गया। यह युवक तो मुझसे भी ज्यादा ज्योतिष विद्या में पारंगत निकला। इसका परिचय जानना चाहिए। उसने किरोड़ी वल्लभ से कहा। युवक, निश्चय ही तुम बहुत होनहार हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम किसके पुत्र हो? मान्यवर, मैं अपने पिता के नहीं, अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता हूँ, इसीलिए पिता का नाम नहीं बताऊंगा। लगता है तुम किसी बात पर अपने पिता से रुष्ट हो। चलो, अपने पिता का ना सही, अपनी माँ व अपने नगर का नाम ही बता दो। तो सुनिए, मैं विराट नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम किरोड़ी वल्लभ है और मेरी माता का नाम ललिता है। किरोड़ी वल्लभ का परिचय पाकर अधेड़ ज्योतिष हतप्रभा रह गया। तुम ललिता के पुत्र हो? हाँ, लेकिन तुम यह जानकर चौंक क्यों गए? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हरिवल्लभ हूँ। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे जन्म लेते ही मैं घर त्याग कर चला गया था, लेकिन आपने मुझ पर और मेरी माँ पर यह जुल्म क्यों किया? बेटा, तुम्हारी कुंडली में पिता हंत योग था। उस कुंडली के अनुसार तुम्हें तो मंद बुद्धि होना चाहिए था और तुम्हारा कद छोटा होना चाहिए था। लेकिन कुंडली के विपरीत तुम लंबे डिलडोल के व अत्यंत बुद्धिमान हो। फिर तुम्हें देखकर मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी जन्म पत्री की बात इस प्रकार झूठी कैसे हुई? ओह, तो यह कारण था आपके घर छोड़कर चले जाने का? हाँ बेटा, मेरे घर परित्याग का यही कारण था। पिताजी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके द्वारा बनाई गई मेरी जन्मपत्री झूठी कैसे सिद्ध हो गई। सुनिए, गंगादाई ने मेरे जन्म के तुरंत बाद ही गुलाब का फूल कक्ष के बाहर फेंकने में देरी कर दी होगी। आपने गुलाब के फूल को देखकर ही मेरे जन्म का समय का गलत अंदाजा लगाया होगा और उसी गलत समय के अनुसार ही आपने मेरी जन्मपत्री बनाई होगी। इसीलिए जब जन्मपत्री ही सही नहीं बनी थी तो इसमें लिखी बातें भला कैसे सच निकलती? वो लगता है गन्ना के कारण मैं इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर भटकता रहा। पिताजी, शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, इसीलिए दुखी ना होइए। तुम जैसा विद्वान बेटा पाकर मैं आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और मेरे सीने से लग जाओ। किरोड़ी वल्लभ आगे बढ़कर पिता की छाती से लग गया। हरिवल्लभ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाप बेटे का यह अनोखा मिलाप देखकर सब लोग हैरान थे। राजा महिपाल ने भी मुस्कुराकर यही कहा, वाह भाई वाह, बाप बेटे की कैसी सुंदर जोड़ी है। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। कुछ पल बाद, किरोड़ी वल्लभ, यह तो बताओ, तुमने वर्षा के सही समय का, ओले के सही वजन का किस प्रकार जाना? महाराज, यह तो बड़ी सरल बात है। 5:10 पर बूंदे आकाश में बनी। उन्हें धरती पे आने में 5 मिनट तो लगने ही थे। इस प्रकार ओला आकाश से तो छटाक का ही गिरा था, पर जमीन तक पहुंचते पहुंचते वो 2-3 मासों तो गलेगा ही। महाराज, गणित का शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। फल बताते हुए व्यवहारिकता बुद्धि का प्रयोग भी अनिवार्य है। मैंने ज्योतिष और व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करके ही सही भविष्यवाणी की थी। किरोड़ी वल्लभ, निश्चित ही तुम अत्यंत विद्वान हो। हम कई वर्षों से ऐसे ही सुपात्र की तलाश में थे। किरोड़ी वल्लभ, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका के साथ तुम्हें विवाह करने में कोई ऐतराज तो नहीं है? क्षमा करें महाराज, इस समय मेरे पिता यहीं मौजूद हैं। आप मेरे विवाह की बात उनसे ही कीजिए। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। तत्पश्चात, हरिवल्लभ जी, क्या आपको यह रिश्ता स्वीकार है? क्यों नहीं महाराज, आपसे रिश्ता जोड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो आइए हमारे साथ महल में चलिए। आज से आप हमारे राजकीय मेहमान हैं। चलिए राजन। महिपाल ने पिता पुत्र को
सादर राजकीय अतिथि गृह में ठहराया। हरिवल्लभ जी, कल शुभ वेला में राजकुमारी चंद्रिका और हरिवल्लभ का विवाह होगा, जैसा आप ठीक समझे कीजिए महाराज। एक तो राज्य में वर्षा होने की खुशी, दूसरी राजकुमारी चंद्रिका के विवाह के उपलक्ष्य में नगर को पूरी तरह सजाया गया। शुभ मुहूर्त में दूसरे दिन चंद्रिका व किरोड़ी वल्लभ का विवाह हुआ। हरिवल्लभ व किरोड़ी वल्लभ कई दिन तक महिपाल के मेहमान बनकर प्रशांत नगर में रहे। एक दिन, महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, घर पर मेरी बूढ़ी माँ मेरी राह देख रही होगी। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी विदाई का प्रबंध करते हैं। महिपाल ने पूरे दान दहेज के साथ चंद्रिका को किरोड़ी वल्लभ के साथ विदा किया। किरोड़ी वल्लभ पिता व पत्नी के साथ विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। यह तुम कहाँ आ गए किरोड़ी वल्लभ? यह तो मेरे गुरु विपुल ऋषि का आश्रम है पिताजी, मैंने भी आपके गुरु से ही शिक्षा ली है। तब वे तीनों विपुल ऋषि के पास पहुंचे। कैसा दुर्लभ दृश्य है, आज बाप बेटे दोनों एक साथ शिष्य के रूप में मेरे चरण छू रहे हैं। चंद्रिका ने भी आगे बढ़कर ऋषि से आशीर्वाद लिया। तब किरोड़ी वल्लभ ने ऋषि को बताया कि उसने किस प्रकार प्रशांत नगर में सही भविष्यवाणी की थी। सारी बात जानकर किरोड़ी वल्लभ, आज तुम दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, अब तुम सहर्ष अपने घर वापस जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। विपुल ऋषि से आशीर्वाद ले किरोड़ी वल्लभ आश्रम से अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में खंडहर के बाहर उसने रथ रुकवाया। रथ से उतरकर वह खंडहर में गया। नागिन, मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब अपना खजाना संभालो, कहकर नागिन रेंगती हुई सीढ़ियों में लोप हो गई। तब सेवकों से उसने सारे खजाने को हाथी घोड़ों पर लदवा दिया। किरोड़ी वल्लभ जब धन दौलत व पूरे लव लश्कर के साथ विराट नगर पहुंचा तो ललिता पति पुत्र व पुत्रवधू को देखकर निहाल हो उठी। उसके अच्छे दिन फिर वापस लौट आए थे। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप बिना समय को गंवाएं एंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।